आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वकील साहब। घरेलू झगड़े हो, प्रॉपर्टी से जुड़े मसले हो, बैंक फ्रॉड हो, ऑनलाइन फ्रॉड हो या फिर लीगल राइट्स का मसला, आमतौर पर हमें इन मसलों को सुलझाने का कोई सही कानूनी तरीका नहीं पता होता। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरूख खान साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। कानून से जुड़े कोई भी उलझन हो आपकी या कानून से जुड़ा कोई भी पेचीदा सवाल हो, बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120258811 पर और दूसरा नंबर है 9205287347 पर। आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर फरूख खान साहब, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो अक्सर देखने को मिले हैं, लेकिन जिनका हल हमें मालूम नहीं होता। हमें मालूम नहीं होता कि हमें क्या करना है अगर ऐसा हो जाए ज़िंदगी में। तो बहुत बार ये देखा गया है कि अगर कोई वर्किंग वुमन है तो उनके हस्बैंड अक्सर उनका जो खर्च है वो उठाने से मना कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वर्किंग वुमेन है, उनकी क्या आमदनी का जरिया है जी। उनकी आमदनी उनके हस्बैंड से ज़्यादा है, उससे कम है, बहुत सारी इसमें डायनेमिक्स हैं जी। और उन डायनेमिक्स के बेसिस पे अगर कोई उस पे वर्किंग वुमेन है और वर्किंग वुमेन जो है वो उनकी आमदनी कम है और उनकी आमदनी उतनी नहीं है जितनी हस्बैंड की है तो, और अगर उसका वो जो भी नान नक्का या जो भी खर्च है वो उसको नहीं दे रहे हैं तो वर्किंग वुमेन उसको 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल करके और ले सकती हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जी। और इसी दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं मंजूर अहमद बोल रहा हूँ कश्मीर से। मंजूर अहमद साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ सिस्टर, हमारा वो एक चेक बाउंस हुआ था तो उसमें मैंने पिछले 3 हफ्ते पहले भी सवाल किया था, तो उसमें 10 जुलाई का तारीख उन्होंने दिया था कोर्ट ने जी। तो सिस्टर उसका वो हाजिर नहीं हुए फिर उसका क्या कानूनी मतलब सपोर्ट है इस केस में आप हाजिर ना होने की? जी मैं बताता हूँ। वकील साहब, चेक बाउंसेस ये मैं इसीलिए हम कहते भी हैं कि जिन लोगों के मामलात उनको एग्जैक्ट लीगल कोई रिक्वायरमेंट या नीड नहीं है, तब भी उनको ये प्रोग्राम देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे बाहर बातें उनको समझ में आएंगी और उससे उनकी जो है वो बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। मंजूर साहब के सवाल पे मैं बताऊं, चेक बाउंस बड़ा आजकल इजी और बहुत इजी और प्रोसेस है और काफ़ी चीज़ें ये होती हैं। 138 दफ़ा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI एक्ट कहते हैं, जिसके तहत आप मुकदमा फाइल करते हैं। ये समरी ट्रायल होता है, क्रिमिनल ट्रायल होता है जी। जैसा आपने कहा कि मुकदमा फाइल हो गया लेकिन वो जो तारीख थी समन्स होने के बाद वो पेश नहीं हुए, वो पेश नहीं होंगे तो उन पे वारंट होंगे, वारंट पे नहीं आएंगे नॉन अवेलेबल वारंट होंगे, नॉन अवेलेबल पे वारंट पे नहीं आएंगे तो उन पे 82 और 83 दफ़ा 82 और 83 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा कहा जाता है। उसके अगर जिस पे भी 72 ये 82 और 83 की जो अगर प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं उसको, और उस पे 174A IPC का मुकदमा अलग से लग जाता है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एडवर्स होते चले जाते हैं। तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अपनी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है और उसके तहत वो नहीं आएंगे, नॉन अवेलेबल वारंट होंगे उन पे जी। वकील साहब, आजकल बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं। अगर इसी तरह कोई किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल कर देता है और वो फ्रॉड केस है, एक तरह की फर्जी कंप्लेंट है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? उसका क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, अगर मैं इसको इलस्ट्रेशन देके समझाना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल देके, ताकि बातें अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कि किसी ने मुकदमा कर दिया, चोरी का मुकदमा कर दिया कि साहब ये मेरे घर से आए और इतने पैसे चुरा के लेके चले गए, और वो मुकदमा फर्जी है, मतलब वो मुकदमा कॉन्कॉक्टेड है और बिल्कुल उसका बेसलेस है, कोई उसका इट होल्ड्स नो वाटर, अक्सर लोग कर देते हैं। राइट। तो उसमें क्या है कि दफ़ा 182 182 IPC इसको कहते हैं, एक दफ़ा है। देखिए, इसको वो आप उसके तहत उस आदमी पे मुकदमा चला सकते हैं। देखिए इसका लॉजिक जो है वो कैसे है, इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है इसका। अगर मैंने मुकदमा आप पे किया, अगर मैंने आप पे मुकदमा किया तो वो मुकदमा या तो सच्चा है तो आपको सजा होगी,
और अगर वो मुकदमा झूठा है तो सजा फिर मुझ पे होनी चाहिए। तो एक 182 है जिसमें कि इस पे एक्शन होता है कि आपने जो कार्रवाई आपकी इंफॉर्मेशन पे पुलिस ऑफिसर्स ने या किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अगर आपके रिप्रेजेंटेशन पे कार्रवाई की और काम किया और वो काम आपके सूचना पे किया और वो सूचना झूठी थी तो मुकदमा मेरे पे भी चलेगा फिर उसका। अच्छा जी जी। इसी दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बशीरुद्दीन साहब। हेलो। हेलो जी। हेलो मैडम जी, क्या बशीर सवाल है साहब, आपका? अपने टेलीविजन का साउंड बंद कर दीजिए तो मैं आपको सुन पाऊंगा और आपकी मदद कर पाऊंगा। हाँ बंद कर दिया मैडम। जी, सवाल पूछिए। हमारे लायर साहब से बात करना है। जी बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। तो हमारे भांजी की जो है ऐसे सता रहे, उनको समझे बेटे 2 है, 4 बेटे हैं जी। तो उनको सता रहे, उनको घर को आने नहीं दे रहे। उनके बेटे समझली के बेटे के कुबल डाल दिए, कुबल डाले तो इन्हें बाप कुबल डाले तो बेटे तोड़ दे रहे। तो उनको घर में अंदर नहीं आने दे रहे। पीएस खुले तो पीएस वाले बोल रहे वो उन्होंने घर का मसला है, घर में बात कर लो बोले तो वो लोग जाहिर लोग बैठे हैं, सुन रहे नहीं। हम हमारे बहन जी की तकलीफ दे रहे, क्या करना जरा जी मशवरा। जी हाँ जी, हम समझ गए आपकी बात। देखिए, अगर इसमें वो अगर उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो जो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस का इंग्रेडिएंट है और पुलिस आपने कहा पीएस यानी पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और ये कह रहे हैं कि घर के मामलात हैं, घर में सुलझा लीजिए। बेशक अच्छी बात है, अगर घर में सुलझ जाए एमिकेबली तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बात अगर सुलझने की कोई गुंजाइश नहीं है तो आप थाने में जाएं और जाके वहाँ अपनी कंप्लेंट दें और उनसे कहें कि इसका जीडी नंबर दो, जनरल डायरी नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो जीडी नंबर नहीं देता आपको थाने वाला तो आप वहाँ आपको कोई लड़ने या झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए वापस, उसको लिफाफे में डालिए और उसको स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से उस थाने के पते पे भेज दीजिए। वो जो पर्ची होती है स्पीड पोस्ट की, प्रूफ ऑफ डिलीवरी कहते हैं हम लोग उसको लॉ में, पीओडी, उसको बहुत संभाल के रखिए। अच्छा। और अगर वो उस पर भी कार्रवाई नहीं करता तो आप 154(3) दफ़ा 154(3) CRPC के तहत आप अपने कंसर्न एसएसपी को या डीसीपी को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे और आप उस पर ये लिखेंगे कि साहब हमने फ़ला फ़ला तारीख में ये एक कंप्लेंट फाइल की थी और इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसलिए आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस पर डायरेक्शन दें थाना को कि वो उस पर कार्रवाई करे। उसके बावजूद अगर वो कार्रवाई नहीं होती है, और ये मैं इसको इलाबोरेट कर रहा हूँ ताकि और भी लोगों को समझ में आ जाए कि क्रिमिनल सिस्टम अगर पुलिस कोई काम नहीं करती है तो आपके पास क्या अख्तियार है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसके बाद 156(3) और दफ़ा 200 की कंप्लेंट जाके अदालत में फाइल कर सकते हैं और उसको फाइल करके और आप उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। कोर्ट आपकी बात सुनेगी, समझेगी, कोर्ट को लगेगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो कोर्ट डायरेक्शन देगी पुलिस को कि आप इस पे मुकदमा दर्ज कीजिए और मुकदमा दर्ज करने के बाद आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। और अगर उसमें कोई सिविल एंगल है इनके मुकदमे में, मान लीजिए कोई जमीन वगैरह का मामला है जो क्रिमिनल मामले में नहीं आता, तो उसके लिए वो इंजंक्शन सूट वगैरह फाइल करे सिविल कोर्ट में। जी जी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलोर से, मोहम्मद मुर्तजा। हेलो। हेलो मैम। जी मुर्तजा साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है सर से कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें ए खाता, बी खाता, सी खाता होता है जी, तो सुनने में आया है कि बी खाता रजिस्टर्ड नहीं होता है क्या? बी खाता रजिस्टर्ड नहीं होता? जी जी, देखिए प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, प्रॉपर्टी के कई तरीके के कागजात होते हैं। एक खाता, बी खाता जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको आपको क्लैरिफाई करता हूँ। कुछ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। एक तो होता है कि जो आप जड़ समेत खरीदते हैं प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड जिसे कहते हैं, आपने जमीन खरीदी और अपने हिसाब से अपना मकान लिया या मकान बना हुआ है आपने, मकान समेत, जड़ समेत जिसे कहते हैं, आपने खरीद लिया। एक होता है कि जड़ समेत तो ले रहे हैं पर वो जो है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी न होके वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मालिक तो आप हैं, आप लेसी हैं, मान लीजिए नोएडा में हैं आप, तो नोएडा की सारी प्रॉपर्टियां, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या डीडीए की प्रॉपर्टीज जो होती हैं ज्यादातर वो लीज होल्ड होते हैं, जो कि आप बाद में कन्वर्ट करा के फ्री होल्ड भी करा सकते हैं।
तो लीज होल्ड फ्री होल्ड में एक अगर लीज होल्ड है तो उसमें लीज डीड होती है, कन्वेंस डीड होती है। फ्री होल्ड है तो कन्वेंस डीड के बाद सेल डीड वगैरह होती है। और उसमें अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें खतौनी वगैरह होती है, खसरा से नंबर से निकाले जाते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसके लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन प्रॉपर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। आप वहां जाके आप पर्ची कटवाइए। पर्ची कटवाने के बाद आप उन डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं देख पाएंगे। आपको किसी इसके दीवानी के जो लोग काम करते हो, लॉयर्स, उनको हायर करना पड़ेगा। वो आपको देख के बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी सेलेबल है कि नहीं है, वेदर इट इज गुड फॉर सेल और इट इज नॉट गुड फॉर सेल, राइट। तो उन कागजात को उनको दिखा के और उसके हिसाब से आप आगे का फैसला लीजिए। जी, और हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ गए हैं। एक है मोहम्मद जहांगीर हमारे साथ हैं श्रीनगर से। हेलो जी। हेलो मैडम। हेलो जी जहांगीर साहब, आप अपना सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ जी। जी। तो किसी पुलिस यहाँ श्रीनगर में चूंकि स्टोन पेल्टिंग का मसला चल रहा था पहले से ही, तो किसी पुलिस ऑफिसर ने अपनी जाती एतराज की वजह से मेरा नाम भी उसमें दे दिया। अच्छा। तो बाद में डिपार्टमेंट ने मेरी वेरिफिकेशन करके मैं उससे फिर इनोसेंट वेरिफिकेशन करके इनोसेंट हो गया कि ये इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल ही नहीं था। अब वो पुलिस अफसर, क्योंकि पहले मैं कुछ नहीं कर पाया, वो एक पुलिस ऑफिसर है, बाद में ये हुआ कि वो रिटायर हुए। अब उसने मेरा बहुत वक्त he has tried his best to spoil or terminate my service future. I understand. So what I can do now against him? I understand. Please. I will answer your question. No problem. जी क्या कर सकते हैं वकील साहब इस केस में? इनका मामला ये है कि इनको हरास किया गया और किसी ज़ाती इख्तलाफात और ज़ाती रंजिश की वजह से स्टोन पेल्टिंग के मैटर में इनको इम्प्लिकेट कर दिया। और ये खुद सरकारी मुलाजिम हैं और बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इनको एक्सोनरेट कर दिया गया, एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज कर दिया गया और बाइज्जत बरी हो गए। अब इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इनके साथ गलत हुआ तो उस आदमी को जिसने इनके साथ गलत किया और जिससे मेंटल ट्रॉमा हुआ, परेशानी हुई समाज में और मुआशरे में इज्जत गिरी, उसके लिए ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो उस पर ये क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरा ये कि उस पर आप मुकदमा फाइल कीजिए डैमेजेस का, डैमेजेस, डिफेमेशन और डैमेजेस का, क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं और आप नहीं भी हैं, हर आदमी की अपनी इज्जत है। तो आप उस पर मुकदमा फाइल कीजिए डैमेजेस का और मुकदमा और उस पर फाइल कीजिए और एविडेंस वगैरह लीड कीजिए। मुकदमा अगर आपकी बात, चूँकि आपके पास सारी चीज़ें पुख्ता डॉक्यूमेंटेड होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप डिफेमेशन डैमेजेस का मुकदमा ज़रूर जीतेंगे और उससे आपकी मोरल जो है अपराइटनेस वो और वैलिडेट होगी और उसके अलावा उसको सजा मिलेगी उसको। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है गुजरात से, हुसैन हाजी साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा भाई है, मामू का लड़का जी। वो उसको उसकी घरवाली ने है ना झूठा केस बना के 125 भरण पोषण का बोलते हैं ना, वो बना के जेल भिजवा दिया है। कोई भी कसूर नहीं है हमारे भाई का। अच्छा। बराबर। तो वो खुद से चली गई, मायके चली गई, उसका बच्चा भी जवान हो गया, 17-18 साल का बच्चा हो गया है। फिर हम लेने भी गए, तो हमारे जो बड़े होते बुजुर्ग वो भी लेने गए, फिर भी नहीं आई। झूठे केस में अभी 10 माह की सजा हो गई है उसको। कुछ अच्छा। बोलते ना कच कुछ वहाँ जेल में, तो बिल्कुल झूठा केस बना के जेल भिजवा दिया है। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। तो क्या उसके लिए जी मैं जवाब देता हूँ आपको। जी ठीक है। अगर वो मुकदमा झूठा है और बिल्कुल फर्जी है और उसमें कॉन्कॉक्टेड, फ्रिवलस, फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्स हैं और वो जेल में है, तो पहले तो आप बेल लगाइए। जेल में जो आदमी है उसके लिए उस एफआईआर को क्वाश करने की पावर जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट को होती है। एफआईआर जो क्वाश होती है उसकी पावर लोअर कोर्ट्स को नहीं होती, वो पावर सिर्फ हाई कोर्ट को होती है। दफ़ा 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आप सीधे हाई कोर्ट पे एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसमें आप इस बात को, अगर आप प्राइमा फेसाई एस्टैब्लिश करने की नवैयत है कि ये मुकदमा फर्जी है, तो कोर्ट उसको क्वाश कर देगी। लेकिन उसमें ऐसे इश्यूज हैं कि वो मुकदमा है या नहीं है, ये ट्रायल पे पता चलेगा। ट्रायल मतलब जब गवाहान आएंगे, उनसे ज़ात जिरा होगी, बहस होगी, तो फिर आप
उसमें एफआईआर क्वाश नहीं होगी। एफआईआर अगर क्वाश नहीं होती है और मुकदमा चलता है आगे, तो उसमें भी आपके पास कानून में जो प्रोसेस है क्रिमिनल लॉ का, उसमें आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला क्या है, आपकी जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद आप जब ऑर्डर ऑन चार्ज होगा, तो ऑर्डर ऑन चार्ज के वक्त में आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आप उन्हीं जो पुलिस ने चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंटेशंस लगाए हैं, जो एविडेंस लगाया है, उसके बेसिस पे अगर आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं बन पा रहा है, तो कोर्ट आपको डिस्चार्ज कर देगी, ट्रायल आगे चलेगा ही नहीं। ये फाउंड होगा, ये उसमें माना जाएगा कि आपके खिलाफ इतने सबूत मिले ही नहीं जो मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हों, जो सफिशिएंट हों। जी नाजरीन, आपसे हम हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ पर एक्सपर्ट जो भी राय देते हैं वो कोई हतमी राय नहीं है। आप कोई दूसरी लीगल ओपिनियन ले सकते हैं और वो लेनी भी चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मकसूद आलम साहब हैं। हेलो, बोल रहे हैं मैडम। हेलो मकसूद साहब, क्या सवाल है आपका? मकसूद साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी वालेकुम सलाम, सवाल पूछिए। मकसूद साहब, आप अपने टेलीविजन का साउंड बंद कर दें, वरना मैं आपके सवाल का जवाब सुन नहीं पाएंगे। सुन भी नहीं पाऊंगा और दे भी नहीं पाऊंगा जवाब। जी मैडम, ऐसा है कि मैं अपने जी सवाल पूछिए मकसूद साहब। हाँ, मैं 24 फरवरी 2017 को अपनी बेटी का शादी किया, यहाँ चुनार थाना अंतर्गत पड़ता है, देवरिया बंगला गाँव। जी वहाँ पर मैडम वो जी सवाल पूरा कीजिए। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक लगता है कुछ जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो जी बताएं। मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद ने पूरी वसीयत अब कुल जायदाद की कर दी जी, तो क्या और कोई वजह भी नहीं लिखी, तो क्या मुस्लिम्स में पूरी वसीयत कर सकते हैं जिसमें कुल शहरी जायदाद भी है और ज़राई जायदाद भी है? जी ये पूछना है वकील साहब से। हाँ मैं जवाब नहीं, पूरी नहीं कर सकते जायदाद, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर्टिकुलर है। और अगर वो पहले आप ये भी देखना पड़ेगा कि वो विल रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, पहले तो वो पूरी नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अगर वो अनरजिस्टर्ड विल है और जो उसमें उस विल का जो बेनिफिशरी बन रहा है, आप ये चेक कीजिए कहीं कोई उसमें फर्जीवाड़ा का एंगल तो नहीं है उस विल का। तो और अगर वो विल फर्जी है तो उस पर आप क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर वो विल फर्जी नहीं है, असली है, और आपको लगता है कि तो उसमें आपके साथ जो है वो गलत हुआ है, तो आप उसको डिक्लेरेशन में और कैंसिलेशन में जा सकते हैं। जब वो विल लगाई जाएगी प्रोबेट करने के लिए, विल को प्रोबेट कराया जाता है, कानून की एक प्रक्रिया होती है एक मुकदमा फाइल करके, तो आप उस पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अगर वो स्टेज निकल गई है तो, और अगर वो कॉज ऑफ एक्शन अभी बनता है उसका, तो उसको आप कैंसिलेशन में जा सकते हैं। और अगर आपने बाकी चीज़ों को भी और साथ में एस्टैब्लिश कर लिया तो वो विल टिक नहीं पाएगी लॉ में। जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अलीगढ़ से बात कर रहे हैं। अलीगढ़ से बात कर रहे हैं जी, सवाल पूछिए अपना। हमारा सवाल यह है कि हमारे खिलाफ एक मैडम ने 200 CRPC में एक कंप्लेंट दायर करी कोर्ट में जी। अब उसमें 2 गवाह होने थे, एक ही गवाह हो पाया है। क्या हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं या नहीं? सेक्शन क्या था, सेक्शन क्या है, दफा क्या है? 200 तो प्रोसेस है। आप पे इल्जाम क्या है? चलिए, आप पे इल्जाम क्या लगाया है? वो तो ऐसी तो झूठा मुकदमा है कि इन्होंने झूठा ही सही,
मकान पे झगड़ा करा, मकान हमारा नहीं है, हम ले चुके हैं पहले ही। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, चलिए जी ठीक है। 200 कोई दफा नहीं होती, पहले मैं ये समझा दूं कि अलग अलग दफाएं होती हैं। 200 जो दफा है जिसके बारे में हजरत जिक्र कर रहे थे वो सीआरपीसी की दफा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। 200 में जहां पे कोर्ट को ये लगता है, आपको भी ये लगता है कि ये इसमें किसी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, अच्छा। और तो भी कोई आपके साथ मारपीट करके चला गया, कोई बदतमीजी करके चला गया, या कुछ भी जो भी क्रिमिनल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो उसमें भी आप उसके ऊपर 200 का प्राइवेट कंप्लेंट का मुकदमा चला सकते हैं। उसका प्रोसेस दूसरा है, जो उसमें कंप्लेनेंट होता है, पहले वो आता है, पहले वो अपनी गवाही देता है कोर्ट में, उसको प्री समनिंग एविडेंस कहते हैं। और अगर प्री समनिंग एविडेंस पे कोर्ट को लगता है कि इतना मटेरियल है कि जिसको एक्यूज्ड की तरह बुलाया जा रहा है, उसको समन किया जा सकता है। क्योंकि लोग अगर ये सारे चेक एंड बैलेंस नहीं होंगे तो लोग इसका मिसयूज करना शुरू कर देंगे। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है प्रमा फेसाई तो कोर्ट उसको समन करती है। अब इनके मामले में अगर इनको ये लगता है कि वो मुकदमा ही फर्जी है, फर्जी और गवाह और एक ही हाँ, था, गवाह 2 थे, एक आया, और उसमें पूरा कॉन्कॉक्शन है और उसमें कोई भी चीज ट्रुथ नहीं है, तो जो समन आया है ना आपके खिलाफ, उस समन को आप चले जाइए रिवीजन में चैलेंज कर दीजिए। समनिंग ऑर्डर को रिवीजन में चैलेंज कर दीजिए सेशन में। और पहले आप जाइए, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट का मामला है, पहले आप जाइए रिवीजन में। रिवीजन में अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन पहले आप रिवीजन को ट्राई कीजिए। जी जी। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बुरहान खान साहब। हेलो। हेलो हेलो जी, बुरहान साहब अपना सवाल पूछिए। जी, मैं नांदेड़ से बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी जी, सवाल पूछिए। टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए बुरहान साहब, तभी मैं आपका सवाल सुन के जवाब दे पाऊंगा। हाँ जी, अब बंद कर दिया गया है। जी, अब सवाल पूछे। हेलो, देखिए मेरा नाम अब्दुर्रहमान खान है। हम अहमदपुर के रहने वाले हैं, लेकिन नौकरी के सिलसिले में नांदेड़ आ गए हम। हमारी प्रॉपर्टी जो है अहमदपुर में है जी। उस पर नाजायज जो है हमारी बिरादरों ने जो है जो है बैठे हुए हैं, और वो जो है करीबन 40-50 साल का अरसा होता है। 50-60 साल का अरसा जो होगा तो उस पर केस चल सकता है क्या फौजदारी? मैं जवाब देता हूँ। जमीन पे अगर कोई और काबिज है जी, या आपके शो में ये हर बार सवाल आता है, हम हर बार, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सारे सवाल होते हैं जी। और अगर आपने उस जमीन को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की, मान लीजिए मैं आपकी जमीन पे बैठा हूं और 30 साल तक मेरा अनफेटर्ड राइट रहा इस जमीन पे, 30 ईयर्स 30, आपने कभी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई मुकदमा नहीं किया, कोई नोटिस नहीं दी, मतलब आपने मुझे छोड़ दिया कि साहब ठीक है यहाँ ये बैठे रहे, तो मेरा राइट टू एडवर्स पोजीशन उस जमीन पे क्रिएट हो जाता है। अच्छा। कानूनन। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई 50 साल से बैठा है पर आप मुकदमा लड़ते रहे थाने कचहरी, तो उससे राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट नहीं होता है। हाँ। तो अगर आपने कोई प्रोसीडिंग कभी की, आप जब अहमदनगर से आ गए वहां पे और उसके बाद आपने कोई प्रोसीडिंग की, उन प्रोसीडिंग्स में ये बातें थी कि साहब आप इस ज़मीन के मालिक आप हैं और इस ज़मीन पे कब्जा भी आपका रहा है, ये आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी रही है, और उसके बावजूद वो अब तक नहीं हटे हैं, तो आपका मुकदमा बढ़िया अच्छा चल सकता है। आज नहीं हटेंगे, 2 साल 4 साल 10 साल बाद उनको वहाँ से एविक्ट होना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने कहा 50-60 साल पुरानी बात है, तो अगर आपने कभी 30 जो पिछले 30 साल हैं उसमें आपने अगर कभी इसको रेज ही नहीं किया इस इशू को, तो फिर वो जमीन आपके हाथ से गई, क्योंकि उस जमीन पे राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। जी जी। और श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, जावेद साहब। हेलो। हेलो जी जावेद साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा एक गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट की थी प्लॉट्स की एक यहाँ, तो मैंने भी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई किया था जी, तो वो प्लॉट मेरे नाम में अलॉट हो गया। ठीक है। बाद में उन्होंने देखा कि जी मेरी जो पे थी वो ज्यादा थी, जिस प्लॉट के लिए मैंने अप्लाई किया था उसके लिए वो
मुनासिब नहीं थी, लेकिन इन्होंने वो प्लॉट मुझे अलॉट कर दिया था जी, लेकिन पोजेशन दिया नहीं। फिर मैंने उनको अप्रोच किया कि नहीं जी, आप उसको सिक्योरिटाइज करने थे पेपर साहब, लेकिन आपने नहीं किए तो इसलिए मेरी गलती नहीं है। तो लेकिन वो केस चलता रहा वहीं, क्यों 4 साल तक वो उनको लटकाए रखा। 4 साल के बाद इन्होंने वो प्लॉट कैंसिल कर दिया। अच्छा। फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट पे वहाँ चले गया, तो वहाँ भी 2 साल के बाद फैसला आया। जज साहब ने फैसला दिया कि नहीं जी, आप हायर इनकम में प्लॉट के लिए अप्लाई करिए या वो पैसे वापस ले लीजिए। तो मैंने फिर उनको, ये श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है केस, तो मैंने अप्लाई किया कि मुझे आप हायर इनकम में मुझे दे दीजिए प्लॉट। तो फिर लटका रहा। आप जज साहब ने उसमें एक नुक्ता रखा था कि ये 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये फैसला होना चाहिए, लेकिन जज साहब ने ये नहीं लिखा कि अगर 6 हफ्ते के बाद अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा। अब तब से वो लटका है, ना वो कोई प्लॉट दे रहे हैं ना उन्होंने पैसे वापस किए। तो वो भी क्लियर नहीं है जो वर्डिक्ट है कि 6 हफ्ते के बाद तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। जी, मैं समझ गया, लटका हुआ है। जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। जी, राइट। देखिए, जब भी कोई अलॉटमेंट स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है तो ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी फ्रेम करे और किस पॉलिसी के तहत उस अलॉटमेंट को जो है वो उसका प्रोसेस हो आगे। जी। अनलेस कि वो पॉलिसी इटसेल्फ इज बैड इन लॉ, कानून के मुताबिक नहीं है, अल्ट्रा वायरस टू सर्टेन प्रोविजंस है, या आप ये इस्टेब्लिश कर पाएं कि वो किसी मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, तो वो पॉलिसी में कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती हैं। अगर आपने जो प्लॉट लिया और आपको प्लॉट ले लिया आपने और आप उस इनकम ग्रुप में मैच नहीं होते थे जिस इनकम ग्रुप के लिए प्लॉट था, आपने कंज्यूमर मुकदमा किया, आपका मुकदमा आपके हक में आ गया कि आप इसमें इस हद तक हक में आया, लिमिटेड एक्सटेंट पे, कि आप दूसरी जगह अलॉट अपनी अर्जी दें और वहां आपको उस वाली कैटेगरी में मिल जाए, या आप पैसा वापस ले 6 हफ्ते के अंदर। ये ऑर्डर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। अगर 6 हफ्ते के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया, वो ऑर्डर पढ़ना भी पड़ेगा जी। और आपने पैसे भी नहीं लिए वापस, पैसे नहीं दिए उन्होंने, तो वो कंटेम्प्ट बनती है उनके ऊपर। आप सबसे पहले ये करें कि आप एक ऑर्डर ले जाके जो ऑर्डर के साथ एक अर्जी लगा के वहाँ फाइल कर दें उस डिपार्टमेंट में और आप पैसा वापस ले लें, या उस जमा या कहीं पे आप अलॉटमेंट मांग लें एज पर द जजमेंट। अगर वो जजमेंट के हिसाब से अगर आपको वो मकान नहीं दे पाते, प्लॉट उनके पास नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, और आप पैसा मांगते हैं अपना और वो पैसा आपको नहीं देते हैं, तो कंटेम्प्ट भी होगा और आप उन पे एग्जीक्यूशन की भी प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हैं। तो आप उस ऑर्डर को लेके, पूरी प्लेडिंग्स को लेके अपने वकील साहब से मिलिए जिन्होंने वो केस किया था, उनसे राय मशवरा करके और अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स को शुरू करा दीजिए। जी। और एक बार फिर से मकसूद आलम साहब बनारस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो मकसूद साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो इसी के साथ लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद रसीदुद्दीन जी, कलकत्ता से। जी, कलकत्ता से बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरी फैमिली से इसी वजह से अनबन हो गया है, तो केस कर दिए। केस करने के बाद वो खुलासी का केस किया। खुलासी करने के बाद वो खुलासी लेती है हर महीना 1000 रुपए। एक बच्चा भी है और एक केस हमने किए थे कि चलो घर अलग लेकर हम लोग कहीं कर घर बना कर रहे आराम से, ताकि अम्मी अब्बी से कोई झमेला नहीं हो जी। तो वो कोर्ट में उस बात पर राजी हो गई। मजिस्ट्रेट साहब ने बोला हमको कि आप एक मकान ले लीजिए, अलग से आप रहिए। 3 महीने का वक्त दिया गया, उसको चिट्ठी भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आ रही है। अच्छा। वो खुराकी हर महीना ले जाती है। हम हर महीना खुराकी देने के बच्चा भी है। अब इस हालात में हम क्या करें? मैं समझ गया आपका सवाल। जी ठीक है जी।
देखिए, अगर उन्होंने ये कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है और ये समझौता नामा बना है कि वो आपके साथ आके रहेंगी और आप अलग मकान लेंगे या जो भी उसकी उसकी मॉडलिटीज़ हैं, और वो उसको नहीं मानती हैं, तो जो उन्होंने मुकदमा किया है आपके ऊपर, उस मुकदमे में अल्टीमेटली वो उस पर हारने के कगार पे खड़ी होंगी जी। आप कोर्ट में जाके आप इस डेवलपमेंट को आप कोर्ट को बताइए, एक एप्लीकेशन लगाइए कि ये आपके सामने ये अंडरटेकिंग दी गई थी और इस समझौते की बुनियाद पे, इस मुआहदे की बुनियाद पे हम इनको लेके गए थे, लेकिन उस सारे कॉविडेंट्स का जो एग्रीमेंट हुआ था उसका ये लगातार ब्रीच करते जा रहे हैं। तो इनका वो जो ओरिजिनल मुकदमा है, इनके कंडक्ट पे खारिज कर दिया जाए। देखिए, जबरदस्ती तो कोई किसी को नहीं रखवा सकता, लेकिन जो मुकदमा आप पे उन्होंने किया है, उस मुकदमे में जो एज होगी, जो धार होगा, वो खत्म हो जाएगा। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वकील साहब। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811 और दूसरा नंबर है 9205287347। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। वकील साहब, इस दौरान हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ गए हैं। एक है कश्मीर से मोहम्मद अकबर लून साहब। हेलो जी अकबर साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा है, हमें डिग्री, कोर्ट ने डिग्री हमारे हाथ में पहले दी थी, कोई 16 साल पहले, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसका अमल दरामद नहीं किया रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अब दोबारा हम कोर्ट में गए कि हमारे हाथ में डिग्री मिली थी, उसका क्या हो जाएगा? कोर्ट ने हमारे हाथ में डिग्री पहले दी थी, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसका अमल दरामद नहीं किया। जी, तो ये हमारा सवाल है, कोर्ट क्या कर सकता है जी, क्या कर सकते हैं आप? वकील साहब, एक और सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कानपुर से हमें कॉल किया है जियाउल कमर साहब ने। हेलो जी मैडम। जी आदाब। जी आदाब, क्या सवाल है आपका? जी जी जी, हम 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। जी, हम 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। और ये बताइए कि शरीयत के हिसाब से बहनों का कितना हिस्सा हुआ और कानूनी तौर पर कितना हुआ? जी, शरीयत के हिसाब से कितना हुआ और कानूनी हिसाब से कितना इनका हिस्सा हुआ? पहले मैं उनका जवाब दे दूं, वो जो कश्मीर से थे, कश्मीर से जिन्होंने कॉल किया था, मोहम्मद अकबर लून साहब। जी, अगर देखिए डिग्री हो गई और डिग्री के हिसाब से उसको जो वहाँ पे जो प्रोसेस होना था म्यूटेशन का, जमाबंदी का, दाखिल खारिज जिसे कहते हैं, अगर वो 16 साल में नहीं हुआ तो 16 साल का एक बहुत बड़ा वक्फा है और आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि या तो आपके लिए परेशानी कुछ थी जिसके लिए आप उससे फॉलो नहीं कर पाए, या उन्होंने खुद नहीं किया, मतलब जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑर्डर को सही से नहीं लिया, इन लेटर इन स्पिरिट उस ऑर्डर को नहीं कंप्लाई किया। तो अगर आप में खुद में कोई देरी है, या क्योंकि एग्जीक्यूशन का भी लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन एक्ट है कानून में, कौन सा मुकदमा किस वक्त फाइल होगा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, तो उसके तहत भी एग्जीक्यूशन का भी टाइम निकल चुका है अगर डिग्री है उस पे। तो उसके लिए मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप एक वैलिड रीज़न लगा के, ग्राउंड लगा के और अपने वकील साहब से मशवरा करके आप दोबारा जाएं एग्जीक्यूशन कोर्ट में, एग्जीक्यूशनिस्ट कोर्ट में जाएं और वहाँ जाके आप बताएं कि साहब इसमें ये मसला था और ये इसमें परेशानियाँ थी, जो सही बात है, आपके पार्ट पे जो कमी है, जो गवर्नमेंट के पार्ट पे कमी है, सबको आप आउटलाइन करें। अगर आपके पास केस में बोनाफाइडे होगा, आप उसको वैलिडेट कर दोगे, तो उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोर्ट आपकी बात सुन लेगी, क्योंकि डिग्री ऑलरेडी है। क्योंकि मेरिट पे एग्जीक्यूशन में बात नहीं होती, एग्जीक्यूशनिस्ट कोर्ट का काम ये होता है कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना। तो उसको आप वैसे करके देख लें। और दूसरा जो सवाल था बहन और भाई के हिस्से का कि शरीयत में और कानून में, देखिए मैं इस पे कई बार कह चुका हूं कि ये सिंपल फार्मूले में इसको नहीं लगाना चाहिए।
इसमें बहुत सारे राइडर्स हैं, बहुत सारे डायनामिक्स हैं कैलकुलेशन की। एक्स की वेरिएबल्स हैं, वाई की, जैसे आप पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, सॉरी उसमें वेरिएबल्स में, उसको देखना होता है। इसका जो एक मैं आपको वेग कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो ये होता है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में माफ कीजिएगा, कि 16 आने जो पहले होते थे, आना अगर आपको पता हो, तो उसमें जो है वो 10 आना भाई का है और 6 आना बहनों का है, और उसमें ही इंटर भाई हो जाएंगे और इंटर बहन हो जाएंगे, इंटर डिस्प्यूट हो जाएगा। हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से आपको पूरा अख्तियार है कि जो शरई हमारा जो निज़ाम है ज़मीन का और बंटवारे का, जायदाद का, वही उसको हिंदुस्तान के अदालती निज़ाम में भी आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बंटवारा होना है और वो बंटवारा लोग नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 बहनें, वो आपस में नहीं बन पा रही है उनकी, अब एक ही घर है, ऊपर वो कहाँ से दरवाज़ा निकलेगा, कहाँ चीज़ें जाएंगी, कहाँ आएंगी, वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, तो उसके लिए आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट आपके शरई इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी को डिवाइड करके और आप लोगों का अलग अलग हिस्सा तकसीम करके आपको दे देगी। तो उसमें ये इसकी, और रही बात हिस्से की एग्जैक्ट कैलकुलेशन का, तो देखना पड़ेगा कि जो छोड़ गया, जिससे आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, उसका क्या बकाया था, उसकी क्या विल थी, तो उसके लिए मैं सबको यही कहता हूं कि आप एग्जैक्ट किसी वकील से मिले जो दीवानी का काम करते हो, उनको सारी बातें बताएं, वो आपको देख के हिस्सा लगा के बता देंगे कि भाई इतना परसेंटेज इनका है, मतलब इतना हिस्सा जमीन में घर में इनका है, इतना भाई का है, इतना बहन का है, और जो भी बातें। जी, और इसी के साथ 2 कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ गए हैं। पहले कॉलर है अनिल। हेलो हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, मेरा एक सर्विस मैटर है। तो उसमें हमें 8 साल पहले ये KAS का एग्जाम हुआ था, उसमें एक टाई हो गया था लास्ट में, सभी के 1220 नंबर आ गए थे 4 कैंडिडेट के। अच्छा। तो उसमें से 2 कैंडिडेट को उन्होंने ले लिया और 2 कैंडिडेट वो रह गए। तो उन्होंने कहा कि हम इनको बाद में थोड़े दिन जब कोई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम इनको ये लेटर इशू कर देंगे, नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट है। तो उन्होंने कोई उसका वो बाद में उन्होंने वो जो 7 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो हमने कहा कि हमें ये अभी 2 लोग हैं, ये हमें दे दो। तो इन्होंने कहा कि मीटिंग होगी, ये होगी गवर्नमेंट में, और बाद में उन्होंने वो पोस्टें जो है वो रेफर कर दी नेक्स्ट में। तो फिर हम जब कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने कहा कि ये नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट है, इनको आप कंसीडर करो। इनको आप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे जबकि आपके पास 7 पोस्टें वेकेंट हैं जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो कहने लगे कि हमने, गवर्नमेंट कहने लगी कि हम ये नहीं, हम वेटिंग लिस्ट ऑपरेट नहीं करते हैं। तो उसमें हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये नेक्स्ट इन, वेरी नेक्स्ट इन मैरिड है, ये विद इन कट ऑफ है, तो इनको तो आपको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है, तो डेट्स पड़ती रही। उसके बाद जो दूसरा बैच हुआ उसमें J&K गवर्नमेंट ने दूसरे बैच में लोगों को नेक्स्ट इन मैरिट में जॉब दी। वो नेक्स्ट इन ऑर्डर जो थे, हालांकि वो टाई में नहीं थे, उसका ज्यादा आप इसको शॉर्ट कर लीजिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी एग्जैक्ट क्वेरी को शॉर्ट कर लीजिए। हाँ, क्वेरी ये है कि क्या हम अभी 8 साल से हम पेंडिंग हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें हमारे फेवर में कहा कि कंसीडर करो। तो हाँ, उन्होंने कहा कि कंसीडर करो केस को, और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जी, इस केस में देखिए, कंसीडर जब करने, एक कॉलर बड़ी देर से लाइन पर है, पहले इनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। नजीबुल्लाह है हमारे साथ मेरठ से। हेलो नजीबुल्लाह, जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल जो है तो जमीन के ताल्लुक से है। मैं जो है तो 1974 से जमीन पर काबिज भी हूँ, मेरे को फैसल पट्टी में भी नाम है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी चेंज नहीं कर सकता, यानी पट्टेदार पक्का बना दिया गया मुझे। और दूसरा जो है तो इस ताल्लुक से जो है तो मैं नकुलात निकाल के 1996 तक मेरे नाम के पानी के नकुलात भी मेरे पास है। इसी पीरियड में ROR एक स्कीम आई थी, तो हम जो है तो वहाँ पर जो है तो कास्ट नहीं कर रहे थे, पड़ाव रख दिए थे जमीन को। तो MRO और जो है तो कंसर्न लोग जो है तो झूठा फेक जो है तो राजीनामा लगा के दूसरे आदमी को काबिज बना के पास दी।
तो उसी सिलसिले में अदालत ने एक फैसला नादिर फरमा दिया, ऐसा आदमी जो 30 साल से जायद अगर उसके कब्जा नाजायज है तो उसको जो है नहीं मिल सकती जमीन। अगर 30 साल से जायद है तो वो जमीन चले आती हुई थी। उसके अंदर ही मैं जो है कोर्ट में केस डाल दिया था, कोर्ट हमारे फेवर में दी, आरडीओ को दिया काफी, आरडीओ से तहसीलदार को गई, तहसीलदार बोलते कि हम क्या करना है, क्या जरूरी है, हम तुम्हारे जो है तो देने के आपको। तो परसों फिर मैं जो है वकील को रख के भी जो है फाइल किया। इसलिए 9-10 महीने से एक्शन ही नहीं ले रहे हमारे तहसीलदार में लड़के। अब उसको क्या करना, इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी वकील साहब, सबसे पहले हम अनिल जिन्होंने हमें कॉल किया था जम्मू से, उनके सवाल का जवाब देंगे। देखिए अनिल साहब, आपका मामला मैं समझ गया, कॉम्प्लेक्स सर्विस लॉ का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इशू है, और आपने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी हैं कि आपके केस को कंसिडर करके उस पर डिसीजन लें, और वो उसको नहीं कर रहे हैं। तो कंसीडर करने की के लिए भी ओपन नहीं होगा कि वो कंसीडर पता नहीं कब करेंगे, वो आज करें 10 साल बाद करें। तो अगर वो उसके बावजूद उस पर देखिए क्या डायरेक्शंस हैं एग्जैक्टली, और उनको रिप्रेजेंटेशंस दीजिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बुनियाद पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये मैटर गया था हाई कोर्ट से निकल के, और कोर्ट ने भी कहा है कि आपको इसको कंसीडर करना है, और इसको आप इस पे अपना कंसिडरेशन करके और इस पर डिसीजन लीजिए, या इधर या उधर। यू कैन नॉट कीप अ पर्सन इन लिम्बो फॉर 8 years लाइक अ पेंडुलम। आप इधर भी रखें वहाँ भी रखें। अगर वो उसके बावजूद भी नहीं करते हैं तो देन यू अगेन मूव सुप्रीम कोर्ट। वो जिस आईए में या जिस एसएलपी में वो डायरेक्शंस हुए थे पहले वाले, उसी में एक आप इंट्री में एप्लीकेशन लगाइए, ब्रिंग ऑन द रिकॉर्ड टू द कोर्ट कि आप देखिए कि आपके डायरेक्शन के हिसाब से हमने वहाँ फॉलो किया, हमने रिप्रेजेंटेशंस लगाए, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आई होप कि अगर आपके केस से मेरिट है और होगा तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक ए स्टॉक ऑफ ऑल सिचुएशन। वो उनको समन भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग अंडर 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको बुला भी सकती है, और वो चीज़ें कोर्ट का ज़रा रुख आएगा निकल के चीज़ें तो शायद साफ हो भी जाए। एक और बड़ा इसमें तरन्नुम एक चीज़ और भी है, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या है हमारे मुल्क में, जो हमारे मुल्क के वजीर आजम भी कह चुके हैं कई बार पहले भी, और जो मौजूदा हैं वो भी, गवर्नमेंट चाहते हुए या न चाहते सबसे बड़ी लिटिगेंट है इस मुल्क में। मतलब आप जो ज़्यादातर जो मुकदमे में जो पार्टी सामने है, या वो इधर है या वो उधर है, वो ज़्यादातर आई थिंक 50% मुकदमों से ज़्यादा में सरकार ही है। और पता नहीं क्यों ऐसा एक सिस्टम, इस पर गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लाना चाहिए ताकि चीज़ें और ठीक हों। गवर्नमेंट को लिटिगेशन में जाने से बचना चाहिए। तो आप किसी को ऐसा कीजिए, और जो मैंने बताया आपको अभी प्रोसेस, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपके केस में मेरिट है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से फर्दर रिलीफ मिलेगा। जी दूसरा जो सवाल मेरठ से था नजीबुल्लाह साहब का। नजीब साहब देखिए, राइट टू एडवर्स पोजीशन वाली बात ही वो कर रहे थे जो मैं पहले एक साहब को जवाब दे रहा था। देखिए जो कॉम्प्लेक्स सिविल मैटर्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स सिविल लीगल मैटर्स में ऐसे टेलीफोन पे राय देना बिल्कुल सही नहीं होता जब तक कागजात नहीं देखे जाएं, उसकी नौयत न देखी जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर एडवर्स पोजीशन का कोई डिफरेंस क्रिएट करना या कोई बात है तो आप एक किसी अच्छे दीवानी के वकील से मिलकर उनको दिखाइए, क्योंकि उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा दोनों तरफ से कि भाई राइट टू एडवर्स पोजीशन बनता है तो उसका क्या मामला है, नहीं बनता है तो उसका क्या मामला है। जी और 2 कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। एक है इटावा से एहसन साहब। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हमने एक दुकान ली थी सब 91 में जी, और उसके हमने पैसे दे दिए, और कोई लिखा पढ़ी कराई नहीं, जान पहचान थी। अच्छा। और उसके बाद से हमने उस पर तामीर भी कराई, प्लॉट था वो। उसके बाद से उसका पता नहीं लगा कहाँ चले गए। अच्छा। हाँ, अब उसके लिए हम क्या करें? कितने साल से काबिज हैं आप? हाँ, उसकी रिश्ती है, रिश्ती शुदा है, फोटो से रिश्ती उसने हमें दी थी। कितने साल हो गए आपको उस दुकान पे आए हुए? कितने साल हो गए आपको? कब्जा दिया था उन्होंने शायद सन 91 में। सन 91 में? अच्छा 91 में, ठीक है ठीक है जी। वकील साहब एक कॉलर को और शामिल करते हैं। हैदराबाद से कॉल किया है खलील साहब ने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खलील साहब क्या सवाल है आपका?
सर मैं इंग्लिश में अर्ज करना चाहता हूँ। माई फादर हैज ए ब्रदर, एल्डर ब्रदर, सिस्टर यंगर वन। माई फादर हैज 4 daughters एंड ओनली सन, दैट इज मी। माई फादर सिस्टर हैज ए सन। माई फादर ब्रदर हैज नो चिल्ड्रन। They built a house on their own and died. Later, my father lived there for nearly 60 years. Later, he died. A few years later, my aunt also died. Now, my sisters and my cousin are telling to give me a share in major part. What I do not know what to do. What share of land each of us, in particular me, would I get? Thank you. All right. I will answer your query first. Since you have preferred to ask this question in English, I will try to respond in English to a bit. With regards to bifurcation, partition and division of the property between your father and your uncle and their siblings, because they are dead now, you have to make a chart of all available properties. You have to see that whether those properties were inherited from your grandfather or those properties were acquired by your father or by your uncle. Then you need to go to a local counsel who work and specializes in civil law. You need to show them all the documentation to all the degree of relationship. Then he will be able to, and if no amicable solution could be worked upon in finding a permanent solution of settlement of the disputes, then in that event you need to go to a civil court for filing a suit of partition. So I will suggest you to take advice of a local civil counsel who specializes in such branch of law, because for obvious reason I will not be able to provide all answers to your queries right now, since it's a complex matter. And for me, without seeing the documents on record, it will be a tough job to give my opinion thereon. इसलिए हम कहते भी हैं कि हम जो भी बात यहाँ पे कहते हैं वो कोई हतमी राय नहीं है, वो कोई फाइनल नहीं है। हम तो आपको एक इंफॉर्मेशन और एक बेसिक गाइडलाइंस दे देते हैं और एक आपको आपके लीगल अवेयरनेस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और उसके सहारे चाहे आप जाके और हमेशा कानून के मामले में जब आप एक्ट कर रहे हो, जब आप मुकदमा फाइल करने जा रहे हो या कोई एक्शन लेने जा रहे हो, तो वो प्लीज हमारी राय पे आप जो है वो कंप्लीटली रिलाई करके कोई मुकदमा फाइल मत कीजिएगा। सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं किसी लीगल सेकंड ओपिनियन ही आपके लिए फर्स्ट ओपिनियन होगी। ये तो एक आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इवन एज अ लॉयर में हम लोग आपको यहाँ पे ओपिनियन भी नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि इसमें ये चीजें की जा सकती हैं। जी। एक कॉल हमारे पास आई थी इटावा से एहसन साहब की, उनका कुछ प्रॉपर्टी का मसला उनका मसला सिंपल था। उनका कहना ये था कि जमीन उन्होंने कोई दुकान ली थी, उनको पैसे दे दिए थे, लेकिन पैसे देने के बाद वो उस वक्त उससे रजिस्ट्री नहीं करा पाए, और फिर जिससे वो दुकान ली थी वो लोग गायब हो गए, फिर वो कभी मिले नहीं, और 91 में ली थी, और जब से वो दुकान पे काबिज हैं। तो आपके पास जो भी कागजात हैं उनको लेके, और इस बीच में जो भी अगर आपने टैक्स वगैरह की पर्चियां, जो कमर्शियल वो टैक्स उसकी शॉप्स के टैक्स होती हैं, या जो भी रेसिडेंशियल हाउस टैक्स वगैरह हो, बिजली का बिल होगा, पानी का मीटर होगा, उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके, और उस वक्त जो गवाहान हो जब आप लोगों ने पैसे की लेन देन की थी, आप एक डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। और अगर वो लोग नहीं आएंगे तो उसकी जो भी नाम का जो चेंज होने की जो प्रक्रिया है, म्यूटेशन वगैरह है, वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हो जाएगा। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपकी कानूनी समझ को बढ़ाने के लिए और आपके कानूनी मसलों को सुलझाने के लिए हम अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।